please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, मैं हूं फराह खान। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीपू सुल्तान की जयंती के मुद्दे पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। हुबली में परिवर्तन यात्रा रैली में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार हनुमान की नहीं बल्कि टीपू सुल्तान की पूजा करती है। योगी आदित्यनाथ ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कर्नाटक तो हनुमान जी की भी जन्मभूमि है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संतों ने, स्वामियों ने धर्म और अध्यात्म के माध्यम से, यहाँ के अनेक महापुरुषों ने यहाँ का विजयनगर साम्राज्य कभी भी विदेशी हुकूमत के सामने कभी भी वो झुका नहीं, अंतिम दम तक लड़ता रहा। अपने समृद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व के लिए जो कर्नाटक समृद्ध रहा है, उस कर्नाटक में आदिल शाह और टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाए, उनका सम्मान हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ऐसा कर सकती है। तुष्टीकरण की नीति अब इस देश के अंदर नहीं चलेगी। पाकिस्तान के मुल्तान में एक शादी के दौरान कुछ आदमी हाथों में डॉलर लेकर वहां खड़े लोगों पर बरसाने लगे, क्योंकि दूल्हे के रिश्तेदार इस शादी को यादगार बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इस तरीके को अपनाया और बारात में शामिल लोगों पर नोटों की जमकर बारिश की। इस दौरान एक या दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा लोगों ने वहां खड़े बारातियों पर अमेरिकी डॉलर और सऊदी अरब की करेंसी रियाल लुटाए। विदेशी करेंसी की बरसात देख यहाँ हंगामा मच गया। हर कोई ज्यादा से ज्यादा नोट लूटने की कोशिश करने लगा। इस दौरान लोग एक दूसरे से पैसे छीनते हुए भी दिखाई दिए। शादी में नोटों की बारिश यहीं नहीं थमी। इस बीच बारात दुल्हन के घर के करीब पहुंच गई, लेकिन दूल्हे के रिश्तेदारों की ओर से नोटों की बारिश जारी रही, जिसके बाद कुछ लोग एक बस की छत पर चढ़ गए और वहां से विदेशी करेंसी के साथ कई मोबाइल फोन भी बांटने शुरू कर दिए। इस दौरान कई लोग पैसे और फोन लूटने के चक्कर में बस पर ही चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक दूल्हे के 8 भाई हैं, जिनमें कई अमेरिका और कुछ सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने अपने भाई की शादी को यादगार बनाने के लिए लाखों रुपए लौटा दिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। महासभा ने अमेरिका के यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने के खिलाफ आए प्रस्ताव को पास कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि यरूशलेम की स्थिति को लेकर लिया गया कोई भी फैसला गलत है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव के समर्थन में 128 देशों ने मतदान किया, जबकि 35 देश गैर हाजिर रहे। 9 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। भारत ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में यानी अमेरिकी फैसले के खिलाफ मतदान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करने वाले देशों के लिए आर्थिक मदद को रोक देने की धमकी दी है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में सैकड़ों छात्र और छात्राएं पैदल मार्च करते दिखे। इनकी मांग है कि इलाके में सरकारी कॉलेज खोला जाए और सरकारी कॉलेज खोलने की मांग को लेकर इन छात्र छात्राओं ने खिरकिया से हरदा मुख्यालय तक 35 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एक छात्रा ने बताया कि खिरकिया में सिर्फ एक निजी कॉलेज है, जहां पर गिने चुने कोर्स और बेहद कम सीटें हैं। ऐसे में मजबूरन छात्र छात्राओं को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। खिरकिया में शासकीय कॉलेज नहीं है। शासकीय कॉलेज खुलवाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है। सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने भी छात्रों के इस मार्च में शामिल हुए, जिनके साथ एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे। इसके बाद छात्रों का जत्था जब हरदा कलेक्टर के ऑफिस तक पहुंचा और कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने ने सूबे की शिवराज सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और बेटियों को पढ़ने की सुविधा तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं हरदा जिले के कलेक्टर ने छात्रों की मांग सुनने के बाद उसे राज्य सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। मांग रखी है उसको हम उस शिक्षा विभाग को अग्रेसित कर देंगे और शासन को इस संबंध में निर्णय लेना है। छात्र छात्राओं ने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हैदराबाद में एक महिला को आग से जलाने की कोशिश हुई। हैदराबाद में पुलिस ने एक महिला को आग से जलाने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने 2 युवकों को 3.5 किलो सोने के बिस्किट और लाखों रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक परिवार ने प्रधान के पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल शुरू की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के आरोप में आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ अपनी फोटो डालने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 महीने से लापता नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस दफ्तर के सामने आत्मदाह की कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में एक घर में घुसे एक चोर ने टीवी चुराने के लिए घर के मालिक को गोली मार दी। ये पूरी घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर के घुसने की खबर मिलते ही घर के अंदर मौजूद महिला अपनी बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में भागी। थोड़ी देर में चोर वहां पहुंचा और महिला को देखते ही उसने गोली चला दी। हालांकि महिला ने तुरंत ही खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया, जिससे वो बच गई। इसके बाद चोर वहां दीवार पर लगे टीवी को उतारने की कोशिश करने लगा। इतने में महिला का पति घर के अंदर पहुंचा, जिसे देखते ही चोर ने उसके सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चोर ने एक और गोली उस पर दाग दी, जो इस आदमी के बगल से होते हुए निकल गई। गोली लगने के बाद वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। इतने में चोर का दूसरा साथी वहां पहुंचा और उन्होंने उस आदमी को धमकाते हुए उसी कमरे की ओर भेज दिया जहां उसकी पत्नी बंद थी। फिर एक चोर टीवी को उतारने की कोशिश करने लगा। काफी देर की मशक्कत के बाद दोनों चोर टीवी को दीवार से उतारने में कामयाब रहे और पहले से घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में लेकर फरार हो गए। खबर के मुताबिक इस हमले में महिला और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। पोरबंदर पुलिस ने पुलिस थाने में मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में एनसीपी विधायक कांधल जाडेजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक विधानसभा चुनाव में रंजिश के चलते कांधल जाडेजा और नगरपालिका के पूर्व प्रमुख सामत गोगन ओडेद्रा के बीच मारपीट हुई और दोनों का ये झगड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। इस झगड़े में पुलिस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने विधायक कांधल जाडेजा और सामत ओडेद्रा को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कांधल के भाइयों को भी पुलिस की तलाश कर रही है। कांधल गॉड मदर संतोष बेन जाडेजा का बेटा है। वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन के अंदर लोकल जो एमएलए है और उनके 2 भाई और दूसरे 8-10 लोग और उनका इलेक्शन टाइम पे जिनके साथ झगड़ा चल रहा था, वो सामने एक सामत गोगन नाम के आदमी है, वो ये पुलिस स्टेशन में आ गए और इनका सामत गोगन का ये कहना था कि उनके पीछे उन्हें मारने के लिए जो ये सब लोग दौड़ के आ रहे थे। उस समय पुलिस स्टेशन में पीएसओ ने उनको बचाने की कोशिश की, तो इन दोनों पार्टी ने आमने सामने पुलिस स्टेशन के अंदर झगड़ा किया और एक दूसरे के साथ मारपीट की है। हरियाणा के फतेहाबाद में एक घर के अंदर कुछ लोगों हाथों में डंडे लेकर एक आदमी की पिटाई करने लगे। आरोप है कि सतवीर नाम के इस आदमी पर उसके घर में घुसकर ससुराल वालों ने जानलेवा हमला किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दिखा कि कुछ बदमाश हाथों में डंडे लेकर सतवीर के घर में घुसे और फिर उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान हमलावरों का एक साथी दरवाजे के पास खड़ा होकर निगरानी करता रहा। अपने बेटे को पिटता देख जब सतवीर की मां उसे बचाने पहुंची तो बदमाशों ने उन्हें भी धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसका केस चल रहा है 2 साल से, जो केस मैंने डाला हुआ है। मेरी मिसेज की कहानी सारी जो मारपीट कर रही है। इस हमले में सतवीर को काफी गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावर सतवीर को अगवा भी करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। सतवीर के मुताबिक उस पर यह जानलेवा हमला दूसरी बार किया गया। घायल सतवीर का आरोप है कि इस हमले में सीआईडी का एक कर्मचारी प्रदीप बहादुर भी शामिल, जिसके उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। उसका आरोप है कि सीआईडी कर्मचारी के कहने पर ही पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस सीआईडी के दबाव में काम करिए, मेरे को किसी चीज का न्याय नहीं मिल रहा है। उन्हें फोन किया है और हमें उल्टा फंसाने की कोशिश की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सतवीर का ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और अब पत्नी से तलाक के मामले के बाद ये झगड़ा और बढ़ गया। और राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में रोड रेस का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्विफ्ट कार और डस्टर कार की टक्कर के बाद डस्टर कार चालक ने स्विफ्ट सवार युवक की पहले जमकर पिटाई की, उसके बाद सड़क पर गिराकर उस पर कार चढ़ा दी। आसपास के लोगों ने एक डस्टर सवार को पकड़ लिया, जबकि बाकी 2 कार के साथ फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वाला पीछे खड़ा था और डस्टर आगे लेके आया उसको। वो बेचारा बचने के लिए माफी मांग रहा था, पर वो उसको मारे जा रहे थे। हमने सबने छुड़ाने की कोशिश करी पूरी पब्लिक ने, बट बाद में क्या हुआ, उसने हम में से एक जने ने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। तो जब हमने कहा कि 100 नंबर पे कॉल कर दिया, कोई हाथ मत लगाओ, तो उन्होंने बचने के चक्कर में उस लड़के के ऊपर से पूरी 4 टायर कुचल के ले गए। मतलब वो बीच में, मतलब आगे का टायर चला, फिर पीछे का चला और बीच में भी वो मतलब पूरा रहा, रगड़ खाता हुआ निकला। रगड़ खाता हुआ, मतलब उस बेचारे का लड़के का बचना ना बचना बहुत, मतलब भगवान बचाए उसकी जिंदगी।
2G केस में दिल्ली की अदालत से सभी आरोपियों के बरी होने के बाद तब के सीएजी विनोद राय पर सवाल खड़े हो गए और कांग्रेस ने उन्हें निशाने पर ले लिया। क्योंकि 2G पर विनोद राय की रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर घोटाले का आरोप लगाया था। लिहाजा कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने पूर्व सीएजी विनोद राय को सभी पदों से हटाने की मांग की। विनोद राय जी को उन पदों से अभी बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस ने विनोद राय पर बीजेपी से मिलकर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। उनके पिछलग्गू और पिट्ठू विनोद राय, उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी निश्चित नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस ने विनोद राय पर सवाल उठाते हुए उनसे माफी की मांग की। 2013 में विनोद राय सीएजी के पद से रिटायर हुए थे। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई बीसीसीआई की प्रशासक समिति के सर्वेसर्वा हैं। लेकिन कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उनका मुद्दा राज्यसभा में भी उछल गया। समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने इस बहाने सीएजी विनोद राय की मंशा पर सवाल उठाए। किसी सरकार को कोई सीएजी बदनाम करता है, उसको हम सदन में कॉल कर सकते हैं कि नहीं, क्या दोषी होगा, मैं ये जानना। इस मुद्दे पर संसद में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। वहीं अब पूर्व सीएजी विनोद राय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या विनोद राय को इस मामले की तकनीकी जानकारी थी? क्या जेल गए लोगों के समय की भरपाई हो पाएगी? क्या घोटाले का आरोप सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए लगाया गया? आखिर इस मामले से किसका फायदा हुआ? दुनिया में भारत की छवि बिगड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में भरोसा टूटने का जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। विराट और अनुष्का ने 11 दिसंबर को इटली में शादी की थी और इसके बाद भारत में अपने दोस्तों और करीबियों के लिए शादी का रिसेप्शन रखा। रिसेप्शन में शामिल होने के लिए दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी दिया था। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हुए इस रिसेप्शन में क्रिकेटर सुरेश रैना भी शामिल हुए। विराट और अनुष्का की शादी का जश्न यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि 26 तारीख को मुंबई में भी एक रिसेप्शन रखा गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक रोलर बीच सड़क पर रखे हजारों हथियारों को रौंदता नजर आया। अवैध हथियारों के जखीरे को ब्राजील पुलिस ने जब्त किया, जिसे नष्ट करने के लिए एक रोलर की मदद ली गई। 2000 से ज्यादा अवैध हथियारों को पहले सड़क पर एक कतार में बिछाया गया, फिर इन पर रोलर चलाया गया। सेना के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में इन हथियारों को नष्ट किया गया। अधिकारियों के मुताबिक इन अवैध हथियारों में बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक राइफल्स और बंदूकें शामिल थी। So it's really important that we actually get rid of that stock, and these 2,000 guns that were destroyed represent a step, an important step. अधिकारियों के मुताबिक रियो डी जेनेरो में 1 साल पहले हुए ओलंपिक खेलों के बाद अचानक यहां अपराध बढ़ गए थे। इसी वजह से पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इन हथियारों को जब्त किया। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह को नेता विपक्ष बनाए जाने के लिए गोलबंदी तेज हुई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने वीरभद्र सिंह को नेता विपक्ष बनाए जाने की मांग की। ओडिशा के भुवनेश्वर में मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक छात्रा के रेप के आरोप में कॉलेज के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। किसानों से मिलने राजस्थान पहुंचे अन्ना हजारे ने सरकार की नीतियों के खिलाफ फिर से आंदोलन करने का ऐलान किया। बिहार के अरवल में पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में एक नक्सल कमांडर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नसबंदी कैंप में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाने का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ प्रदूषण विभाग के एक अधिकारी को गन्ने के खेत के अंदर ले जाने लगे। भारतीय किसान यूनियन के ये कार्यकर्ता यहां की फैक्ट्रियों को प्रदूषण विभाग की ओर से मिली क्लीन चिट से नाराज थे, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदूषण विभाग के अफसर डीसी पांडे को घेर लिया और फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण का रियलिटी चेक करने के लिए उनको गन्ने के खेत में लेकर पहुंचे। आ जाओ भाई, वो कहाँ है दूसरा वाला? इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने गन्ने के पत्ते पर लगी राख को हाथ पर रगड़कर प्रदूषण का असर दिखाने की कोशिश की। क्या है ये प्रदूषण क्या है? किसानों का आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्रियों को प्रदूषण मुक्त होने की क्लीन चिट दी गई है, लेकिन इन फैक्ट्रियों से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। आज ये यहाँ के फिजिकल सर्वे हुए हैं कि पोल्यूशन की ग्राउंड उस पे क्या हालात है। किसानों के मुताबिक अधिकारियों को प्रदूषण की हकीकत दिखाने के लिए उनको यहाँ लाना पड़ा, लेकिन किसानों की नाराजगी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने प्रदूषण विभाग के अधिकारी को बंधक बना लिया और उनको बाइक पर बैठाकर प्रदूषण से प्रभावित इलाकों में घुमाया। किसान नेताओं ने प्रशासन से 15 दिन के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। 15 दिन का हम इनको टाइम देते हैं, नहीं कार्रवाई होगी तो उसके बाद में अगला कदम होगा। इस रियलिटी चेक के बाद प्रदूषण विभाग के अधिकारी फिर से पूरे मामले की जांच करने और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं।
यूपी के रायबरेली में एक भीख मांग रहे बुजुर्ग के करोड़पति होने का मामला सामने आया है। दरअसल तमिलनाडु के रहने वाले मुथैया नादर रेल यात्रा के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गए थे। इसके बाद ही वो भिखारी की हालत में इधर उधर घूम रहे थे। इसी दौरान एक स्कूल के शिक्षक ने जब इस बुजुर्ग से बात की तो उन्हें कुछ शक हुआ। तलाशी लेने पर बुजुर्ग के पास 1 करोड़ से ज्यादा एफडी के कागजात और आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड से घर का पता और फोन नंबर मिलने पर शिक्षक ने तमिलनाडु में उनके परिवार को सूचना दी। खबर मिलने के बाद बेटी अपने पिता को वापस अपने साथ ले गई। बहुत आहत जैसा था, लाचार स्थिति में था और सुव्यवस्थित करके उसको फिर अपने आश्रम में रखा। उसके घर वालों को सूचना दिया। घर वाले हिंदी भाषी नहीं थे तो व्यवधान था, फिर हिंदी भाषी बालिका को बॉम्बे से उन्होंने भेजा और वो बालिका को पहचान गया और पहचान करके वो ले गया। हरियाणा के करनाल में फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी स्ट्रेचर पर एक आदमी को ले जाने लगे। ये कवायद एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी, जिसमें भूकंप आने की स्थिति में लोगों को बचाने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान करनाल के एक बाजार में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी स्ट्रेचर पर लोगों को ले जाते दिखे। मॉक ड्रिल की शुरुआत हूटर बजाकर की गई। इसके बाद मौके पर मौजूद सीआरपीएफ के जवान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम, फायर ब्रिगेड, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम और हरियाणा आपदा प्रबंधन के लोग राहत और बचाव के काम में जुट गए। इस मॉक ड्रिल में आम लोगों ने भी हिस्सा लिया और खुद को घायल दिखाते हुए स्ट्रेचर पर जाकर लेट गए। लेकिन इस मॉक ड्रिल में भी एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंच पाई। जो इसमें कमियां रही हैं वही इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि हम उसको सुधार सकें। करनाल में 6 जगह इस तरह की मॉक ड्रिल की गई। वहीं दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी कुछ इसी तरह का नजारा दिखा, जहां इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एनडीआरएफ के लोग एक पुलिसकर्मी को स्ट्रेचर पर रस्सी से बांधने लगे। इसके बाद यहां हूटर बजाकर मॉक ड्रिल शुरू की गई। सिग्नल मिलते ही एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई। हालांकि इस दौरान जिन लोगों को मॉक ड्रिल की जानकारी नहीं थी वो सकते में आ गए और घबराकर इधर उधर भागने लगे। ऐसी रेगुलरली एक्सरसाइजेज होते रहनी चाहिए, जिससे हम लोग की आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। गुरुग्राम में 7 जगहों पर इस तरह की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एमजी रोड के पास एक मॉल में एनडीआरएफ ने एनएसजी कमांडो के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। सबसे ज़्यादा हाई राइज इमारतें हैं, सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं और ऐसे में अगर भूकंप आता है तो गुरुग्राम में जो नुकसान है उसका अंदेशा जो है ज़्यादा हो जाता है। हरियाणा सरकार ने आपदा के समय पूरे सिस्टम की तैयारियों को परखने और लोगों को जागरूक करने के लिए ये मॉक ड्रिल की, जिसके तहत सूबे के 21 जिलों में कई जगहों को इसके लिए चुना गया और भीड़ भाड़ वाली जगहों के साथ सरकारी दफ्तरों में भी मॉक ड्रिल की गई, जिनमें चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय भी शामिल है। सचिवालय के बाहर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत एक आदमी को रस्सी की मदद से बिल्डिंग से नीचे उतारने लगी। हरियाणा सरकार आज पहली बार एक साथ सभी जिलों में मेगा मॉक ड्रिल कर रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और हरियाणा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसी तरह मेवात में जिला सचिवालय के बाहर भूकंप की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जहां हूटर बजते ही एम्बुलेंस समेत पूरा सरकारी अमला इधर उधर दौड़ता दिखा। सभी ने मिलके हाथ बटा के एक दूसरे का काम किया। हरियाणा के आपदा प्रबंधन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सूबे में हुई इस मॉक ड्रिल को कामयाब बताया और कमियों में सुधार लाने का भी भरोसा दिलाया। आज की ताजा खबर में इतना ही।